आज हम सिविक्स के चैप्टर 6 हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली का पार्ट 2 शुरू करेंगे। तो इससे पहले हमने आपराधिक न्याय व्यवस्था में देखा था कि मुख्य 4 अधिकारी लोग होते हैं: पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश। तो आज हम इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं कि अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है। पुलिस का महत्वपूर्ण काम होता है किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना। अब पुलिस ये जांच करती कैसे है? तो जांच के लिए सबसे पहले पुलिस गवाहों के बयान दर्ज करती है। ठीक है, अब गवाह कौन होते हैं? गवाह वो होते हैं जिन्होंने अपनी आंखों से अपराध या उस गुनाह को करते हुए देखा होता है। तो इसके बाद जो है पुलिस अलग अलग तरह के सबूतों को इकट्ठा करती है। ठीक है, जैसे कि हमने शांति वाले केस में देखा था कि पुलिस जो है सबूत के तौर पर क्या ले जाती है अपने साथ? 10,000 रुपये ले जाती है। और इन्हीं जांचों के आधार पर पुलिस अपनी एक राय बनाती है। और यदि सबूतों के आधार पर आरोपी दोषी दिखाई देता है तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट दाखिल कर देती है। बच्चों, हमारे देश में कानून का शासन है और हर व्यक्ति कानून के अधीन है और पुलिस भी इसी कानून के तहत में आती है, यानी कि पुलिस को भी इस कानून को मानना पड़ेगा। इसलिए पुलिस को जांच करते समय यानी कि इन्वेस्टिगेशन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जांच कानून के मुताबिक व मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए होना चाहिए। अब पुलिस को गिरफ्तारी का अधिकार दिया गया है, हिरासत का अधिकार व पूछताछ का अधिकार। ठीक है, ये अधिकार दिए गए हैं, लेकिन यह सब उसको जो है कानून के मुताबिक ही करना होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश तय किए हैं। वो दिशा निर्देश हैं: पहला, पुलिस को जांच के दौरान किसी को भी सताने, पीटने और गोली मारने का अधिकार नहीं है। ठीक है, जैसे हमने शांति वाली केस में देखा था कि पुलिस क्या करती है, शांति के भाई को ज़बरदस्ती गुनाह कबूल करने के लिए मारती है। ठीक है, वो क्या था? वो गलत था। और दूसरा, किसी छोटे से छोटे अपराध के लिए भी पुलिस किसी को भी कोई भी सज़ा नहीं दे सकती। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यानी कि जो व्यक्ति गिरफ्तार हो रहा है उसके पास भी कुछ मौलिक अधिकार हैं। अब हम जानते हैं कि वो मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, किसके लिए? एक गिरफ्तार व्यक्ति के लिए जिसको कि पुलिस गिरफ्तार कर देती है। तो सबसे पहले गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से हुई है। ठीक है, यानी कि जो पुलिस है वो किसी को भी ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, अरेस्ट करते समय पुलिस को बताना पड़ेगा कि वह उसको क्यों गिरफ्तार कर रही है, उसका कारण उसे बताना होगा। दूसरा, गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट यानी कि जज के सामने पेश होने का अधिकार भी गिरफ्तार व्यक्ति को है। तीसरा, गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह का दुर्व्यवहार या यातना से बचने का भी अधिकार गिरफ्तार व्यक्ति को है। चौथा, पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इकबालिया बयान यानी कि जिस समय पुलिस जो है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है उस समय हो सकता है वो अपना गुनाह मान ले। ठीक है, लेकिन उसको जो है सबूत के तौर पर पुलिस इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि हो सकता है कि जो समय उस व्यक्ति ने जवाब दिया है वो किसी दबाव में वो बयान दिया हो। जैसे कि हमने शांति वाले केस में ही देखा था कि पुलिस क्या करती है, ज़बरदस्ती प्रेशर देती है, सुशील को मारती है, पीटती है कि वह अपना गुनाह कबूल कर ले, जो कि गुनाह उसने किया ही नहीं होता है। ठीक, अगला जो है 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए पुलिस थाने में नहीं बुला सकती।
अब हम पढ़ते हैं डीके बसु दिशा निर्देश के बारे में। बच्चों, डीके बसु जो थे एक लीगल एड सर्विस के सदस्य थे। पश्चिम बंगाल में इन्होंने जब देखा कि पुलिस कस्टडी में बहुत सारी डेथ हो रही हैं, तो उन्होंने एक जनहित याचिका द्वारा सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पुलिस कस्टडी में बहुत सी डेथ हो रही हैं और कुछ सुझाव दिए, और इन्हीं के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश तय किए, और इन्हीं को जो है डीके बसु दिशा निर्देश कहा जाता है। इनमें से कुछ दिशा निर्देश हैं। पहला, गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान, नाम पट्टी तथा पद स्पष्ट व सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। ठीक है, हमने भी जब पुलिस को देखा है ना, हम देखते हैं कि उनके नाम के आगे उनकी ड्रेस में जो है यूनिफॉर्म में पट्टी लगी होती है और कुछ स्टार्स जो है उनके बाजू पर लगे रहते हैं, जिससे हम पहचान सकते हैं कि वो किस पद पर हैं। दूसरा, पुलिस गिरफ्तारी के समय एक मेमो यानी कि रिकॉर्ड बनाती है। इस मेमो में जो है गिरफ्तारी का समय व तारीख आदि का उल्लेख होता है, और इसके सत्यापन के लिए कम से कम वहाँ पर एक गवाह होना चाहिए। वह गवाह जो है उस परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है जिसने गुनाह किया है, और अरेस्ट मेमो पर जो है गिरफ्तार होने वाला जो व्यक्ति होता है उसके हस्ताक्षर भी होते हैं। तीसरा, गिरफ्तार किए गए, हिरासत में रखे गए या जिससे पूछताछ की जा रही है ऐसे व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या दोस्त या शुभचिंतक को जानकारी देने का अधिकार भी होता है। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया तो बता सकता है, ठीक है, फ़ोन द्वारा या किसी भी माध्यम से वह अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने परिवार वालों को बता सकता है कि वह गिरफ्तार हो चुका है। अगला, जब गिरफ्तार व्यक्ति का दोस्त या संबंधी उस जिले से बाहर रहता हो तो गिरफ्तारी के 8-12 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तारी के समय, स्थान और हिरासत की जगह के बारे में जानकारी भेज दी जानी चाहिए। यानी कि कोई व्यक्ति जब गिरफ्तार हो रहा है, हो सकता है कि जिस समय वह गिरफ्तार हो रहा है वहाँ पर उसका कोई सगा संबंधी ना हो, कोई दोस्त ना हो जहाँ पर कि वह गिरफ्तार हो रहा है उस ज़िले में, तो पुलिस को जो है 8 से 12 घंटे के भीतर में यह सूचना उसके रिश्तेदार या दोस्त तक पहुंचानी होती है। अब हम देखते हैं कि एफआईआर यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट किसे कहते हैं। तो किसी आपराधिक घटना के संबंध में पुलिस के पास कार्रवाई के लिए दर्ज की गई सूचना को प्रथम सूचना रिपोर्ट या एफआईआर कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यानी कि जब किसी अपराध की सूचना पुलिस अधिकारी को दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं, एफआईआर। पुलिस को यह सूचना मौखिक या लिखित किसी भी रूप में हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, फ़ोन द्वारा भी हम यह सूचना दे सकते हैं। एफआईआर में वारदात यानी कि अपराध की तारीख, समय और स्थान सभी चीज़ों का उल्लेख किया जाता है। इसके अलावा एफआईआर में वारदात के मूल तथ्यों और घटनाओं का विवरण भी लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि अपराध कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये सब बातें एफआईआर में लिखी जाती हैं। और अगर अपराधियों का पता हो कि किसने अपराध किया है तो उसके नाम का उल्लेख भी किया जाता है, और उसके साथ साथ गवाहों के नामों का उल्लेख भी किया जाता है। ठीक है, यदि अपराधी पर शक भी हो तो भी उसका नाम हम लिख सकते हैं। जैसे कि हमने शांति वाले केस में देखा था, मिसेस सिंधे को शांति पर शक था तो उन्होंने एफआईआर में शांति का नाम लिखाया था। एफआईआर में जो व्यक्ति शिकायत दर्ज कराता है उसका नाम और पता भी लिखा होता है। इसके अलावा एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस के पास जो है एक खास फॉर्म होता है, और इस पर जो व्यक्ति शिकायत करता है उसके साइन कराए जाते हैं। शिकायत करने वाले को पुलिस से एफआईआर की एक कॉपी लेने का भी कानूनी अधिकार होता है, ताकि उस व्यक्ति के पास भी प्रूफ हो सके कि उसने जो है शिकायत कराई थी। तो अभी तक हमने आपराधिक न्याय व्यवस्था में देखी पुलिस की भूमिका क्या होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि सरकारी जो वकील होता है उसकी क्या भूमिका होती है, और इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पकड़ेंगे।